बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट किए हुए। अब ये डिस्कस करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के नतायज क्या निकले और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और ये भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सारे लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं ना, वो किस तरह से इसको एनालाइज कर रहे हैं कि रशिया जंग हार रहा है और अमेरिका जंग जीत रहा है। और इसमें एक और चीज भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो नैरेटिव्स है, ये मीडिया के ऊपर नैरेटिव्स कैसे बिल्ड किए जा रहे हैं और कैसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, ये आमतौर पर बाद में चलकर इसके ऊपर किताबें लिखी जाती है और इसे हकीकत बना दिया जाता है और फिर ये साबित किया जाता है कि हकीकत में ये सब कुछ हुआ था। लेकिन जो तारीख में रह चुके होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये उस वक्त एक प्रोपेगेंडा किया गया था। बाद में आने वाले उसके ऊपर किताबें लिखकर उसको एक हकीकत समझते हैं और हकीकत बनाकर बेचते हैं लोगों को। यही काम होता है मीडिया का, कि नैरेटिव्स बनाना और झूठ को सच करके दिखाना। सो पाकिस्तान के अंदर भी यही हो रहा था। मैं देखो सुनो जानो चैनल देख रहा था, उसके यूक्रेन वॉर की एनालिसिस देख रहा था, तो उसमें उसने बड़े मतलब है ना, प्रो लेफ्ट होकर प्रो अमेरिका होकर कहा कि रशिया की ऐसी की तैसी, रशिया अग्रेसर है, रशिया को ये कर दो वो कर दो। अब इन लेफ्टिस्ट को मौत पड़ जाती है जब अमेरिका अग्रेसिवली किसी को अटैक करता है। अमेरिका जिसके ऊपर हमला करता है उसके ऊपर कहते हैं कि हाँ वहां पर ह्यूमन राइट्स के मसले हैं, हाँ वहां पर ये मसले वो मसले ये है, इसीलिए अमेरिका की बात को वो सच साबित करने की कोशिश करते हैं। और जब कोई और मुल्क किसी और मुल्क के ऊपर हमला कर दे तो उसको कहते हैं हाँ ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है और ये दूसरी पार्टी अग्रेसर है। इन शॉर्ट, जब भी अमेरिका किसी के ऊपर हमला करे तो ये कहते हैं कि ये अमेरिका हक और सच की लड़ाई लड़ रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। और अगर कोई और कंट्री अपने प्रोटेक्शन के लिए, जो उसकी लेजिटिमेट राइट हो प्रोटेक्शन के लिए, वो जंग करे तो उसको कहते हैं ये अग्रेसर है। चाइना ताइवान का मामला है, उसमें अमेरिका का क्या जाए, लेकिन फिर भी हमारे लेफ्टिस्ट ये कहेंगे कि देखो चाइना अग्रेसिव हो रहा है। यही काम ये लेफ्टिस्ट हमेशा पाकिस्तान के साथ करते आ रहे हैं कि इनको इनसिक्योर रखो, इनको बताओ कि तुम लोग घटिया हो, तुम लोग ये हो वो। यही काम पाकिस्तानियों के साथ करते आ रहे हैं कि हमें इनसिक्योर रखना है बस, वन वे और दी अदर। अब अगर हम ये जो ईरान के हिजाब वाले मामले को एनालाइज करें, वहां पर देखिए एक औरत के साथ ये जुल्म हो गया वो जुल्म हो गया, हुआ होगा, बेशक हुआ होगा, और ईरानियन अथॉरिटीज ने बहुत ही मिसकंडक्ट किया होगा। लेकिन जितनी जोर से ये ईरान के खिलाफ बोलते हैं, इतनी जोर से ये कभी इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? इतनी जोर से इसराइल की एट्रोसिटीज को क्यों नहीं कंडेम करते? क्योंकि इसराइल ने तो कल या परसों एक 12 साल की लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको घसीटा है, 7 साल की बच्ची को मार दिया है। अब वो बच्ची तो 7 साल की मासूम सी बच्ची थी, उसको मार दिया। इसके ऊपर ये कभी भी नहीं बोलेंगे, इनको मौत पड़ती है इसके ऊपर बात करते हुए। ये देखो सुनो जानो, ये जो सारे के सारे चैनल्स हैं जो बाद में कहते हैं कि हम तो बड़ी नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, आप लोग जाहिल लोग हैं, हम आपके तालीम में इजाफा कर रहे हैं। क्लियरली देखा कीजिए कि ये नैरेटिव कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कि ये कैसे चीजें बनाते हैं और कैसे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो पाकिस्तान में रट लगाई हुई है, इंडिया के साथ ट्रेड करो आपकी तरक्की होगी, कोई फैक्चुअल वर्क नहीं है, कोई ग्राउंड रियलिटीज, कोई फैक्ट चेक, कोई इकोनॉमिक वर्क इसके ऊपर नहीं किया गया है। बस ये कहते रहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अपनी इकोनॉमी इंडिया के सामने खोल दो। उससे क्या होगा? पाकिस्तान के पास प्रोडक्शन ही नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को क्या बेचेगा? एट द एंड ऑफ द डे इंडिया का 10-20 बिलियन डॉलर का सामान हमारे यहाँ पर बेचा जाएगा और उसके बाद जो बुलेट है इंडिया हम पर फायर करेगा उसे हम ही फाइनेंस कर रहे होंगे। मतलब जो गोलियां इंडिया हम पर बरसाएगा, जो मिसाइल हम पर बरसाएगा, उसके पैसे भी हमने ही दिए होंगे इंडिया को। ये चीजें कभी भी आपको नहीं बताएंगे, बस आपको एक ब्राइट सी इमोशनल सी पिक्चर बताएंगे और उसके बाद आपको कहेंगे कि ये देखो ये फैक्ट इन रियलिटी। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ये जो इंडिया ने टमाटर की बैन की थी पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान के पास टमाटर नहीं बचेगा, पाकिस्तान दहियों से मानी बनवाएगा, ये करेगा वो करेगा, पूरे पाकिस्तान में एक मतलब है ना तूफान मचा हुआ था कि पाकिस्तान के पास टमाटर नहीं आएगा। अब कोई ये चीज नहीं बता रहा कि इंडिया के किसान टमाटर सड़कों पर फेंक रहे हैं, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, रेट ही नहीं मिल रहे हैं उनको। सो एक चीज का नुकसान ये बताते हैं कि पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ, लेकिन इसका नुकसान इंडिया को कितना हुआ ये कभी भी नहीं बताएंगे आपको। सो इस तरह से ये फैक्ट्स को, पिक्चर्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, उसके बाद नैरेटिव बनाते हैं, फिर आपको कंफ्यूज करते हैं, फिर आपसे वो अपने मकासद के मुताबिक आपके जहन की मेंटल मॉडलिंग करते रहते हैं। यही काम होता है इन चैनल्स का, इन मेन स्ट्रीम मीडिया का। अब आते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू क्यों हुई थी? सबसे पहली चीज थी वहां पर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था अमेरिकन के बीच में, या समझ ले वेस्ट के बीच में और रशियन अथॉरिटीज के बीच में, कि वेस्टर्न लॉबी ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। और वेस्टर्न लॉबी एक आयरन कर्टेन होता है, यहाँ के बीच का मैप होता है वहां पर, मतलब यूक्रेन के बाद से ऊपर से लेकर ये आपके डेनमार्क वगैरह के रीजन तक जाता है, यहाँ तक एक
आयरन कर्टेन होती है, एक इमेजिनरी लाइन, इसको कभी भी वेस्टर्न लॉबी क्रॉस नहीं करेगी और इसके राइट साइड के ऊपर रशियन कंट्रोल होगा और लेफ्ट साइड पे वेस्टर्न लॉबीज का कंट्रोल होगा। इस तरह से ये रीजन डिवाइडेड था। लेकिन क्या हुआ, स्लोली ग्रेजुअली अमेरिकन नेटो ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया बाय इकोनॉमिक मींस, प्रोग्रेस वगैरह वगैरह के थ्रू, और धीरे धीरे वो रशिया के करीब आते गए। एट द एंड ऑफ द डे ये रशिया के गेट्स पर आ गए और जो ज़ेलेंस्की है, जो कि जू है, जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, वो जाकर अमेरिका की गोदी में बैठ गया। और वो तो प्रो इजराइल था, प्रो इजराइल होने की वजह से वो प्रो अमेरिका भी हो गया। वो पूरा का पूरा इजराइल की जाके गोद में बैठ गया और इजराइल के थ्रू वो अमेरिका की गोद में बैठ गया। उसने ये नहीं देखा कि मेरे मुल्क की क्या इंटरेस्ट है, उसने बस यही देखा कि बस अमेरिका की क्या इंटरेस्ट है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ पर कादियानी कम्युनिटी है। और सिंप्लीफाई करके बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ पर जनरल बाजवा है, जनरल बाजवा ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या होगा, जनरल बाजवा ने ये देखा कि अमेरिका का इंटरेस्ट है और सर्व करना है, फिर पाकिस्तान का कुछ भी हो। ज़ेलेंस्की ने भी यही देखा कि अमेरिका का इंटरेस्ट है यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन रखना और अमेरिका को सर्व करना है, फिर यूक्रेन का जो कुछ भी हो वो देखा जाएगा बाद में। इस वार में एक और बड़ी बुरी चीज मतलब है ना, मिथ बनाकर बेची गई है कि ज़ेलेंस्की कारोबार करना चाहता था वेस्ट के साथ और इसी वजह से ज़ेलेंस्की के ऊपर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा था। ये भी झूठ है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कभी भी किसी भी स्टेट को मना नहीं किया हुआ जो आयरन कर्टेन की राइट साइड पर है कारोबार करने से वेस्ट के साथ, कभी भी मना नहीं किया गया। सेंट्रल एशियन ममालिक तक को भी अलाउ किया गया है कि आप वेस्ट के साथ कारोबार करें। मसला कहां पर आता है, मसला आता है मिलिट्री टाइज के ऊपर। रशिया हमेशा कहता है कि आप कारोबार करना चाहते हैं खुलकर करें, आप अपनी इकोनॉमी को उनके साथ मिक्स करना चाहते हैं करें, आप उनके साथ सोशल कॉन्टेक्ट बनाना चाहते हैं कराएं, लेकिन आप मिलिट्री कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने क्या किया, मिलिट्री कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश की और हमारे सामने क्या बेचा जाता है कि ज़ेलेंस्की ने उनके साथ एक इकोनॉमिक टाइज करने की कोशिश की जिसकी वजह से रशिया को गुस्सा था। ये सरासर ड्रामा होता है। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, इसी जू की वजह से, ज़ेलेंस्की की वजह से रशिया ने हमला कर दिया। रशिया की हमले की वजह से हर जंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है, आम लोगों का होता है, बाकी तो किसी का कुछ भी नहीं जाता। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि हिटलर जूस के खिलाफ सख्त था और हिटलर ने इनको कैंपों में डाला, जलाया, मराया, ये एक हकीकत है कि हिटलर ने ये सब कुछ किया। लेकिन ये भी बात पूछने की है कि हिटलर को आखिर इतना गुस्सा यहूदियों पर था क्यों? ये वो सवाल है जो गोल मटोल कर जाते हैं लोग और इसके ऊपर एक दलील दे देते हैं कि हिटलर एक आर्यन रेस बनाना चाहता था और आर्यन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना चाहता था और आर्यंस को सबसे ज्यादा सुप्रीम रेस बनाना चाहता था। ये भी एक मिथ है। इतना कुछ अगर आर्यन के हवाले से हिटलर को करना था या आर्यन सुपरमेसी चाहता था तो फ्रांस वालों को क्यों नहीं मारा? और भी बहुत ज्यादा लोग थे जिनको नहीं मारा। और हिटलर ने, अगर रेशियल फिलोसफी थी हिटलर की, तो बहुत ज्यादा लोग थे जो हिटलर की रेशियल फिलोसफी में फिट नहीं बैठते थे, रेशियल प्रिंसिपल में फिट नहीं बैठते थे। हिटलर ने उनको तो कभी नहीं मारा। फिर हिटलर ने जूस को ही क्यों मारा? और मिसफिट्स ऑफ सोसाइटी वगैरह वगैरह, ये जो सारा ड्रामा वगैरह किया हुआ है, ये भी अजीब किस्म का तमाशा हुआ है। अब ये कहते हैं कि जिप्सीज को हिटलर ने मारना शुरू कर दिया। जिप्सीज को इतना ज्यादा नहीं मारा था। जिप्सीज क्या थे? जिप्सीज एक मतलब है ना, जोगी नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, वैसे ही थे, ड्रग्स लेते थे, ये करते थे। उनको पकड़ के मेडिकल कैंप्स में डाला और उनके यूं समझ ले इलाज करवाना शुरू कर दिया। इसको भी इन्होंने ये डाल दिया कि हिटलर ने इनको मरवाना शुरू कर दिया। मैं हिटलर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। और बाय द वे, अगर हिटलर जीत जाता और अमेरिका हार जाता तो आज हम हिटलर की वाह कर रहे होते कि हिटलर चैंपियन था ह्यूमन राइट्स का। वो तो बेचारा हार गया। इसके बाद जो विक्टर था उसने पूरा नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जिसकी वजह से हिटलर विलेन बन गया। उसके बाद देखे ना कितनी किताबें हिटलर के खिलाफ लिखी गई है कि हिटलर ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और उसके बाद वेस्ट ने एक जस्टिफिकेशन दिया कि हमारी वॉर कितनी लीगल थी, कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल थी और हिटलर कितना करप्ट था। लेकिन ये कभी भी नहीं बताएंगे आपको कि जूस वहां पर कर क्या रहे थे। जूस वहां पर वही काम कर रहे थे जो कादियानी कम्युनिटी बर्तानिया के लिए पाकिस्तान इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में कर रही थी, कि उनके तलवे चाट रहे थे। मतलब रहते जर्मनी में थे, खाते पीते जर्मनी का थे, सर्विसेज सारी की सारी दे रहे थे अमेरिका को और वेस्टर्न को। और इसमें जो आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो क्या कर रहा था? वो सारी की सारी उसकी तालीम जर्मनी की, उसको मेंटोर किया, उसको बनाया जर्मन्स ने और उसके बाद भागकर अमेरिका को सर्विसेज देने लगा। सो ये सारी की सारी जो कम्युनिटी थी वो लड़वाती थी एक मुल्क को दूसरे मुल्कों के साथ, मतलब एक यूरोपियन कंट्री को दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ लड़वाना, ये करवाना, फसादात डालना, और मतलब जो करती है माइनॉरिटीज कम्युनिटी आमतौर पर एक मेजोरिटी को दबाने के लिए। तो ये सब कुछ वो वहां पर कर रहे थे। इसी वजह से हिटलर को और नाजीज को गुस्सा था इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा परेशानी कर रहे थे। और दूसरा सबसे ज्यादा गुस्सा हिटलर को बोल्शेविक्स पर था जो कि थे रशियंस। अब इससे आपको पता चलता है कि हिटलर की
की जो ये रेशियल आइडियोलॉजी कंस्ट्रक्ट की गई है ये सारी की सारी झूठ है। बहरहाल अब तो पाबंदी है यूरोप में कि आप हिटलर के ऊपर डिस्कस भी नहीं कर सकते और इसके ऊपर आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी नहीं दे सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है यूरोप की, क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया तो आपको जेल की सजा हो सकती है और बहुत सारों को हुई भी है। मतलब वहां पर एक रेड लाइन बना दी है कि आपको बस ऐसे ही सोचना है जैसे हम आपको सोचवाना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं आप वैसे ही सोचेंगे। बहरहाल आते हैं ये रशिया की और यूक्रेन की वॉर के ऊपर। फिर ये सारी की सारी जंग शुरू हुई और धीरे धीरे पुतिन ने मतलब है ना फोर्सेस लॉन्च की। द इनिशियल डेज मतलब यूं समझ ले रशियन फोर्सेस कीव की तरफ पहुंच चुके थे, पूरी की पूरी 40 मील की लंबी मिलिट्री लाइन खड़ी हुई थी। लेकिन स्लोली रशियन ने निगोशिएट करना शुरू किया, क्योंकि रशियन चाहते थे कि एक पीसफुल सेटलमेंट हो। रशियन का प्राइमरी पर्पस ये था इस लेवल तक जाने का, वो ये था कि वेस्ट को बताया जाए कि हम जंग कर सकते हैं अगर आपने अपनी हरकतें ना रोकी तो। लेकिन अमेरिकन का ही मतलब है ना बड़ा जिद था कि हम रशियंस को बताएंगे अगर रशियन ने जंग की तो रशियन की ऐसी की तैसी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं यूरोपियंस जंग नहीं चाहते, अमेरिका चाहता है। और अमेरिका का एक और पिट्ठू है जिसका नाम है बर्तानिया, वो चाहता है। बाकी कोई भी यूरोपियन मुल्क नहीं चाहता कि वहां पर जंग हो, क्योंकि यूरोप को पता है अगर जंग छिड़ी तो यूरोप की ऐसी की तैसी फिर जाएगी। फिर ये जो हमारे इमिग्रेंट्स वहां पर गए ना, फिर यूरोप से इमिग्रेंट्स हमारे पास आएंगे। और यूरोपियंस को पता है अगर जंग छिड़ी तो जंग सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगी और फिर ठीक ठाक हद तक जंग जाएगी। इसीलिए यूरोपियंस कभी भी जंग नहीं चाहते। लेकिन फिर भी अमेरिका को बड़ा मसला है कि जंग हो जंग हो जंग हो। अब जब जंग छिड़ चुकी है और जो ज़ेलेंस्की जू ने अमेरिका के साथ मिलकर और बर्तानिया ने ये जंग छेड़ी है रशिया के खिलाफ, एट द एंड ऑफ द डे जंग का कंक्लूजन क्या होगा? व्लादिमीर पुतिन ने कोशिश की कि इस जंग को ठंडा किया जाए, बहुत ज्यादा निगोशिएट की कि भाई देखो पीसफुल सॉल्यूशंस निकालते हैं, आप यूक्रेन के साथ मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं करेंगे। और इसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने पहले धीरे धीरे अपनी फोर्सेस पीछे हटाना भी शुरू कर दी बाय डील। और यहाँ पर यह बताया जाता है कि देखो खदेड़ा जा रहा है, वो खदेड़ा जा रहा है, ये सारा प्रोपेगेंडा होता है। और मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हो प्रोपेगेंडा में? तुम्हारे बाप का है अमेरिका कि उसके प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते फिर रहे हो तुम लोग। अब रशियंस को एक थोड़ा बहुत सेटबैक हुआ है कार्किव रीजन में। जंग के दौरान बहुत ज्यादा सेटबैक्स होते रहते हैं, कहीं पर भी कभी भी अपसेट हो जाता है, ये एक नॉर्मल सी चीज होती है। इस कार्किव के सेटबैक के बाद रशिया ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन रशिया को हरा देगा। रशिया ने तो अभी जंग खेलना ही शुरू नहीं किया। रशिया ने यूं समझ ले पहले तो सिर्फ रेड की थी। रेड का मकसद ये होता है कि मतलब 2-3 जाकर थपड़े मारकर वापस आ जाना, मारना तो शुरू भी नहीं किया था। अगर रशिया मारना चाहता तो रशिया के पास इतना ज्यादा अजला था कि इतना ठोक सकता था, ठीक ठाक ठोक सकता था। लेकिन रशिया ने सिविलियन टारगेट्स को एंगेज नहीं किया, शहरों के ऊपर कब्जा नहीं किया, बल्कि अपने आप को एक जगह पर महदूद रखा। और रशिया ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बड़े ही लिमिटेड रखे। ये लोग कह रहे हैं कि रशिया ने अभी तक यूक्रेन के ऊपर कब्जा क्यों नहीं किया? रशिया कब्जा करना ही नहीं चाहता। उसको पता है कब्जा करने के बाद क्या होगा, कि सारी की सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ जाएंगी, और वो रशिया करना भी नहीं चाहता। एनीवेज आगे आते हैं। अब रशिया ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया है और पार्शियल मोबिलाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब ये आपको थोड़ा सा फर्क समझा दूं, पार्शियल मोबिलाइजेशन और फुल मोबिलाइजेशन। फुल मोबिलाइजेशन ये होती है कि 18 साल से ऊपर तक जितने भी नौजवान है सबको जंग में जाना पड़ेगा। जिनकी ट्रेनिंग होगी वो तो बेस्ट है, अगर जिनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो उनको 3 महीने की ट्रेनिंग देकर जंग में भेजा जाएगा। पार्शियल मोबिलाइजेशन ये होती है कि जितने भी आपके आर्मी के बंदे हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जो कॉम्बैट इफेक्टिव थे, जिनको लड़ने की ट्रेनिंग थी, उन सबको वापस सर्विसेज में बुला लिया जाता है और उनको जंग के मैदान में भेज दिया जाता है। उसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स भी होते हैं, काफी ज्यादा ट्रेंड सोल्जर्स भी होते हैं। इससे कहते हैं पार्शियल मोबिलाइजेशन। पार्शियल मोबिलाइजेशन और फुल मोबिलाइजेशन पाकिस्तान में भी होती है, हर मुल्क के पास होती है, और इंक्लूडिंग इजराइल में तो ये सबसे ज्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है कि पूरी की पूरी आबादी को ही लड़ना चाहिए। सो पार्शियल मोबिलाइजेशन और फुल मोबिलाइजेशन से ये होता है कि जो आपके बंदों की कमी होती है ना वो पूरी हो जाती है। माइंड यू हर फौज के पास ये जो क्या आ जाता है ना 5 लाख फौज है, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि 5 लाख के 5 लाख ही मौजूद होते हैं। उनमें से कई ज्यादा एजेड होते हैं, कई ज्यादा एजेड नहीं होते, कई यंग होते हैं, कुछ लोग कॉम्बैट इनफेक्टिव होते हैं। सो 5 लाख के करीब ही फौजी स्टेट अवे अलर्ट नहीं होते। सो इसीलिए कोशिश की जाती है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ रिजर्व मेंटेन किया जाए। जो आपके बुजुर्ग फौजी हो जाते हैं ना, जो जिनकी उम्र हो चुकी होती है, उनको रिजर्व में डाल दिया जाता है और फ्रेश आर्मी बनाई जाती है। अगर कोई कंट्री कहता है मेरे पास 10 लाख फौज है, तो आप यूं समझिए उसके पास 5 लाख फौज है जो कि कॉम्बैट रेडी और 5 लाख के करीब रिजर्व है। अब इस पार्शियल मोबिलाइजेशन के बाद रशिया कितनी तेजी से घुसेगा यूक्रेन के अंदर ये भी सबको पता है, लेकिन रशिया के ऑब्जेक्टिव्स बड़े ही क्लियर है। वो खेरसान, कार्किव और डोनबास के रीजन के ऊपर ही अपना कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है, बाकी वो आगे यूक्रेन के अंदर नहीं जाना चाहता। और वहां पर भी कंट्रोल इसलिए मेंटेन करना चाहता है क्योंकि वहां पर रशियन एथनिक पीपल रहते हैं और जिनके ऊपर यूक्रेन जुल्म कर रहा था। यूं समझे जैसे पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के ऊपर जुल्म करती रहती है ना, इसी तरह से यूक्रेनियंस जुल्म कर रहे थे प्रो रशियन लोगों के ऊपर इस रीजन में। मतलब उनको घरों से उठाना, टॉर्चर करना वगैरह वगैरह, और ये बातें आपको मीडिया कभी भी नहीं बताएगा। और
ये बातें आपको समझाई भी नहीं जाएंगी और आपको ये समझाया जाएगा कि रशिया ही सारा जुल्म कर रहा है। जब उन रशियंस के ऊपर जुल्म हो रहा था तभी व्लादिमीर पुतिन ने जाकर वो हमला किया। अब बात है इस सब में बर्तानिया की कैसे ठुकाई होने वाली है। बर्तानिया ना हमेशा अमेरिका की चमचागिरी करता रहता है, आगे आगे बढ़कर देखता रहता है। माइंड यू, इस वक्त रशियंस ने ये कहा हुआ है कि कुछ भी अगर आगे पीछे हुआ, अगर जंग एस्केलेट करेगी तो हम बर्तानिया के ऊपर न्यूक्लियर हमला करेंगे और बर्तानिया के ऊपर हमला जरूर होगा, क्योंकि रशिया को पता है कि इस पूरे यूरोप के अंदर जो सबसे ज्यादा पिट्ठू है ना अमेरिका का, वो बर्तानिया है और बर्तानिया के ऊपर रशिया को सबसे ज्यादा गुस्सा है। सो अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो बर्तानिया के उस ऊपर सबसे पहला हमला जो होगा ना वो बर्तानिया के ऊपर होगा और ठीक ठाक हमला होगा। और रशिया ने पूरी की पूरी न्यूक्लियर फोर्स को असेंबल भी कर दिया हुआ है और इसी को काउंटर करने के लिए पोलैंड के पास अमेरिकन ने भी अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया है और अमेरिकन आर्मी ड्रिल कर रही है कि रशिया के ऊपर न्यूक्लियर हमले कैसे करने। सो इस वक्त तक ये जंग इतनी सीरियस हो चुकी है कि एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर हमले फेंकने की ड्रिल्स भी की जा रही है और न्यूक्लियर वार तक जंग जाकर पहुंची है। अब अगर ये जंग ठंडी ना हुई तो यूरोप का होगा तमाशा, आप देखिएगा, हम भी देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर है ना कुछ प्रो लेफ्ट है, जैसे पीपुल्स पार्टी हो गई, जैसे कादियानी कम्युनिटी हो गई और जैसे ये जो लेफ्ट हो गए देखो सुनो जाने वाले, ये सारे के सारे हमें पता है क्या समझाने की कोशिश करेंगे, हमें हक और सच के साथ रहना चाहिए, हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए। भाड़ में जाए, आपस में लड़े, हमारा क्या जाता है। और ये जानबूझकर उस जंग को खींच कर हमारे दरवाजों तक लाएंगे। ये देख लीजिएगा इन लोगों की हरकतें। थैंक यू वेरी मच।